हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद सागर आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश का सबसे पहला चैप्टर जो कि प्रोज से रिलेटेड है। प्रोज का सबसे पहला चैप्टर है हमारा द पेस फॉर लिविंग। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं ना, तो उस वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे बोर्ड पर मैंने लिखा है। तो इसमें कुछ वर्ड्स और भी बचे हुए हैं, तो पहले आप इस वर्ड्स को आप देख लें, लिख लें। उसके बाद मैं इसे इरेज करके दोबारा फिर वर्ड्स को मैं लिखूंगा। उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप लोग फटाफट इस वर्ड्स को लिख लें। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि ये उस चैप्टर का सेकेंड पेज वर्णनिंग है। फर्स्ट चैप्टर को आपने आई होप लिख लिया होगा। सेकेंड पेज आप लिख लें जल्दी फटाफट। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ आपको दिख रहे हैं कि वो लिखे हुए हैं, वो सारे वर्ड्स आपके बुक्स से ही हैं। मैं ये वर्ड्स इसलिए लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। किसी वर्ड्स का मीनिंग अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप इस वर्ड्स को देख करके समझ सकते हैं। तो आई होप आप सबों ने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th की है ये। तो हम लोग प्रोज सेक्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग का जो हिंदी होता है उसका होता है जिंदगी की तेज रफ्तार। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि जिंदगी की तेज रफ्तार, उसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है, जिसके ऑथर हैं आर सी हचिंगसन। ओके, इसके ऑथर हैं आर.सी. हचिंगसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक्स आगे रखें और मेरे साथ पढ़ें। आर.सी. हचिंगसन, अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। आर.सी. हचिंगसन जो द पेस फॉर लिविंग के ऑथर हैं, वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, ठीक है, and exhibit an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society। और ये जो है एग्जिबिट का मतलब मैंने आप लोगों को लिखाया है कि प्रदर्शन करना, मतलब किसी चीज़ को आपके सामने लाना। तो ये आर.सी. हचिंगसन साहब जी जो हैं, वो हमारे सोसाइटी में जितने भी सेंसिटिव इश्यूज हैं जो कि हमसे रिलेटेड हैं, हमारे समाज में जो भी चीज़ होंगी वो हमारे से रिलेटेड होंगे, तो उन सारी चीज़ों को प्रदर्शित करना इसका काम है बेसिकली। वो उसी से रिलेटेड अपने जितने भी प्ले हो गए, ड्रामा हो गए, इनका जितना भी राइट्स है, सब कुछ जो है इनके द्वारा किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। कंट्राडिक्शंस का मतलब मैंने आप लोगों को लिखाया है अंतर विरोध या प्रतिवाद होता है, एंड कंटेम्प्रेरी मीन्स होता है आधुनिक। तो इनके जितने भी राइट्स आप देखोगे तो वो आपके आधुनिक स्थिति से जुड़े होंगे, जो कि समाज से रिलेटेड होती हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, ये जो प्रेजेंट चैप्टर है हमारा द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंगसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। आर.सी. हचिंगसन साहब जो हैं, इस प्रेजेंट ऐसे में ये दे दिखाना चाहते हैं, वो कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इन्होंने इस चैप्टर में मॉडर्न मैन के दुख को, व्यथा को प्रदर्शित करने की कोशिश की है इन्होंने। तो हम लोग देखेंगे आगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अंडर प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका ये कहना है कि वो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं, ही ब्रिंग्स आउट, ये आर.सी. हचिंगसन साहब ये बताना चाहते हैं कि हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, इंसान जो है इतनी तेज रफ्तार के साथ जो आगे बढ़ रहा है। अभी देख रहे हैं कि हम लोग इतने सारे न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं। पहले के ज़माने में सेल फोन नहीं होता था, तो हम लोग चिट्ठी भेज करके किया करते थे, अपने मैसेज को, संदेश को भेजा करते थे। लेकिन
अब क्या है कि हमारे पास सेल फोन है, कुछ भी बातें करनी हो तो फ़ौरन हम लोग नंबर डायल करते हैं और उनसे बात कर लिया करते हैं। तो ये ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार है। ये जो इन्वेंशन हम लोग लगातार देख रहे हैं तो वो ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि वो ये बताना चाहते हैं कवि महोदय कि ये जो ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार है जो इंसानों के द्वारा उपयोग में लाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल, ये जो हमारा संसार है, सांसारिक जीवन है, उनके नॉर्मल रिदम को, तालमेल को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है, उसमें कुछ ना कुछ वो इम्पैक्ट डालता है और ये काफ़ी प्रभाव भी डालता है इंसानों के जीवन पर। तो ये था बायोग्राफी, हम लोग पढ़ रहे थे आर.सी. हचिंसन साहब जी के बारे में। अब आगे हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। कहा जा रहा है कि एक समय की बात है जब मैं डबलिन में एक प्ले देख रहा था। कभी महोदय कहते हैं कि मैं डबलिन में था और डबलिन एक देश का नाम है, मैं वहाँ पे एक प्ले देख रहा था, एक नाटक देख रहा था। तो वहाँ की घटना जो हुई थी, उसके साथ जो बीती थी, उसके बारे में वो यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि वहाँ पे बहुत समय पहले की बात नहीं है, ये कुछ ही दिन पहले की बात है कि डबलिन में मैं एक प्ले देख रहा था जिसमें कि मैंने एक चीफ कैरेक्टर को देखा, मुख्य कैरेक्टर को मैंने देखा जो कि एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट थे, है ना। कॉर्न मर्चेंट का मतलब होता है अनाज, कोई भी अनाज, जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी चीज़ ओवरऑल मिलाकर के हम लोग कॉर्न मर्चेंट उसको बोलते हैं। व्यापारी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। तो वो अनाज व्यापारी थे, एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, एक छोटे से देश का एक वो नागरिक था। ही वॉज अ मैन ऑफ, तो आगे देखेंगे हम लोग कि ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एग्जाइटीज। और ये जो कॉर्न मर्चेंट थे ना, वो काफ़ी चिंतित दिख रहे थे। उनको देख करके ऐसा लगा कवि महोदय को कि वो काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर। हिज हार्ट वॉज डिकी, उनका जो हार्ट था ना, वो दिल जो था ना, वो काफ़ी कमज़ोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, और उसका जो एक छोटा सा भतीजा था ना, वो उनको अक्सर चीट किया करता था, उन्हें धोखा में रखा करता था। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। और उस कॉर्न मर्चेंट की जो वाइफ थी ना, पत्नी जो थी, वो काफ़ी हाई फाई सोसाइटी की थी। वो उनको हर एक हॉलीडे पर, कोई भी फंक्शन छोटा सा भी होता था तो कोई भी हॉलीडे पर उन्हें कम से कम 10 पाउंड चाहिए थे शॉपिंग करने के लिए, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। ओके, तो वो इस चीज़ की शौकीन थी, जिसके कारण से वो जो कॉर्न मर्चेंट थे काफ़ी परेशान दिख रहे थे। ऐसा फील होता है किनको, आर.सी. हचिंसन साहब को। एंड ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो जिंदगी की तेज़ रफ्तार थी, क्योंकि वो जो थे वो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट थे, काफ़ी पुराने ख्यालात के थे, लेकिन जनरेशन जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था और काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा था, जो कि उसके लिए टॉलरेट करना, सहन करना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था, जिसके कारण कि वो काफ़ी परेशान रहते थे। एंड in a moment of despair he uttered a great cry from the heart। और उस पल जो है, उस क्षण में वो दुखी होकर के बहुत ज़्यादा दिल से जो है, उनकी अंतरात्मा से रोने की आवाज़ आती थी और वो रो देते थे। दे टेल मी देयर्स, और वो कहते थे कि दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour, नाउ दैट्स टू फास्ट। उनकी पत्नी और उनके भतीजे से उनको ये सुनना पड़ता था कि आप जो है समय के साथ तेज़ रफ्तार से नहीं चल पाते हैं, ज़माना बदल चुका है। अब जो है आप यहाँ बैठे हैं, एक घंटे के बाद आप दूसरे देश जा सकते हैं, 1000 माइल्स की दूरी तय आप घंटों भर में कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कहना था उनके भतीजे और उनकी पत्नी का कि आप भी समय के अनुसार बदलिए। और यही चीज़ जो है उसे बहुत
कांटे की तरह चुभती थी और वो परेशान होते थे। अगला स्टेंजा की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। अब कवि महोदय यहाँ पे कहते हैं कि इस पूरे चैप्टर में, इस प्ले में सबसे मन को मोहने वाला जो लाइन था वो ये था कि द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियस रिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। वो ये कहना चाहते हैं कि इंसान का जो कंप्लेन था, उस कॉर्न मर्चेंट का जो कंप्लेन था, वो खुद के सिचुएशन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो ये बात जानता भी था कि वो चाह करके भी इस न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है, क्योंकि वो पुराने ख्यालात वाले आदमी थे। चाह कर भी वो कोशिश करता तो वो इससे बाहर नहीं निकल सकता था। एंड बिसाइड्स, प्लीज टर्न ओवर योर पेज। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और इस बात से वो परेशान नहीं होते थे और वो कभी भी मजाक का एक हिस्सा नहीं बनते थे। इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ द वे द आइरिस गेट द सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। और ये चीज़ देख करके मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इतनी बेइज्जती के बाद भी वो अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल कर लेते थे, वो अपने आप को मजाक का स्रोत नहीं बनाते थे। और ये चीज़ देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैं काफ़ी चकित हो गया। यू शॉ वॉट द ओल्ड फूल मीन्ट। ये उसकी मूर्खता नहीं थी, उस बूढ़े इंसान की मूर्खता नहीं थी ये जो कि दिख रही थी। नॉट, अगले स्टेंजर की ओर रुक करेंगे हम लोग। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई शेल्फ। ऐसा नहीं है, कवि महोदय कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस रैपिड मोमेंटम, ये जो लाइफ इतनी तेज गति से बढ़ रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं इसे नापसंद करता हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ बदलना होता है। आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर। मैं भी अपनी कार से 90 मील की दूरी घंटों में तय करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, उससे भी कहीं ज़्यादा जितनी देर मैं ड्राइव कर सकता हूँ। एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, इतनी लंबी यात्रा भी मैं करता हूँ जितनी लंबी यात्रा जो है मेरी कार वो टॉलरेट भी नहीं कर सकती है। समझ में आ रही है बात? आई डोंट, मतलब हद से ज़्यादा भी मैं कभी कभी अपनी कार से जो है जर्नी करता हूँ। आई एडोर द मशीन, मैं मशीनों की प्रशंसा करता हूँ, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। दैट हर्ल यू अबाउट द ब्रिटिशिया, और वो मशीन जो हम लोगों को क्षण भर में एक देश से दूसरे देश भी पहुंचा सकता है, मैं उस मशीन का तिरस्कार नहीं कर रहा, मैं उस मशीन की प्रशंसा कर रहा हूँ। इसके बाद कवि महोदय बोलते हैं कि ये ज़माना इतना बदल गया है कि टू डाइन, बोला जा रहा है कि टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि, कवि महोदय कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि समय इतना बदल गया है, इतनी तेज़ गति से, रफ्तार से हमारी ज़िंदगी बदल रही है कि अगर हम सुबह का नाश्ता लंदन में करते हैं तो अगले दिन का खाना हम लोग न्यूयॉर्क में कर सकते हैं। मतलब कैसे? क्योंकि ये अब एरोप्लेन आ चुकी है, हम लोग कुछ घंटों में जो हम लोग एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस वो साझा कर रहे हैं हमारे साथ। आगे देखते हैं हम लोग। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल। बेसिकली अभी जो भी एरोप्लेन्स हैं, कार्स हैं, या जो भी है, मोटर कार हैं, या जो भी वाहन है जो हम लोगों के समय को काफ़ी ज़्यादा बचाता भी है, तो उनसे हम लोगों की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ये हम लोगों को खुशी भी देती है, प्लेजर देती है, ठीक है, हम लोगों को प्रसन्नता भी देती है। ऑफ ट्रेवल, यात्रा के दौरान। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन
Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama। बोलती है बेसिकली एरोप्लेन ले लीजिए आप, मोटर कार ले लीजिए या कोई भी कार ले, मोटरसाइकिल ले लीजिए जो हमारी समय बचाती है आजकल के दौर में, तो उनसे तो हम लोग प्लेजर प्राप्त करते ही हैं साथ ही साथ, लेकिन वो प्लेजर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो भीड़ भाड़ में जर्नी के दौरान जो भीड़ भाड़ में हम लोग बस में सफ़र करते हैं, वो जो इतनी सारी रस होती है, इतनी सारी भीड़ होती है, तो उस प्लेजर को हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो कवि महोदय का कहना है कि वो जो स्थिति होती है, वो जो सिचुएशन होती है, तो वो इंचेंटिंग साइट होता है जब हम लोग किसी बस में जो है जर्नी करते हैं। ठीक है, तो कवि महोदय का यही कहना है। आगे देखते हैं हम लोग। इट वॉज अ शॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इज ग्रेटफुली। और बोला जा रहा है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, उनके पास ये सारी सुविधाएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं थी। वो पहले पैदल चल करके जाया करते थे, अधिक से अधिक साइकिल का यूज किया करते होंगे, या पहले बैलगाड़ी का यूज होता था, पहले एरोप्लेन नहीं था, ट्रेन नहीं था, कोई बस नहीं था, है ना, कोई मोटरसाइकिल नहीं था पुराने ज़माने के जब हमारे पूर्वज लोग थे। तो वो लोग इस चीज़ से बिल्कुल अलग थे, उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिली थी। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम लोगों को जो अभी मिला हुआ है वो उस टाइम में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और तभी की दुनिया और अभी की दुनिया में काफ़ी, दोनों की दुनिया में, दोनों टाइम की दुनिया में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। Nowhere speed becomes something unfriendly to me is where the mental activity of our time tend, and they naturally do to follow the pace of the machine। बोला जा रहा है कि ये देखिए पेस, जो ये जीने की जो तेज़ रफ्तार है, ये जो लगातार जनरेशन टू जनरेशन वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं सही है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए कहीं ना कहीं खराब भी है। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं क्योंकि मशीनों का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, इसलिए। आई स्पीक विथ प्रेजुडाइज बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो लर्नर्स। अब यहाँ पे कवि महोदय कहते हैं कि मैं जो हूँ बिलोंग करता हूँ स्लो थिंकर्स की प्रजाति से, ऐसी जाति से बिलोंग करता हूँ जो काफ़ी मंद बुद्धि होते हैं, जिनको दिमाग की कमी होती है, जो बहुत धीमे गति से सोच पाते हैं, ज़्यादा तेज गति से नहीं सोच पाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे है, दोज हु कर्स विद आई स्प्रेड डी आई स्क्लेरेट। देखिए ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका कि मीनिंग होता है मंद बुद्धि, एक मंद बुद्धि व्यक्ति। तो वो कवि महोदय बोलते हैं कि हम लोग ऐसे शाप से पीड़ित हैं जैसे कि एक मंद बुद्धि वाले इंसान पीड़ित होते हैं। एंड people who light on the most devastating party about 4 hours after the party is over. I am one of those who are granted to get the lowest marks in any intelligence test because those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than एनीथिंग एल्स। तो कवि महोदय यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मैं उस प्रजाति से बिलोंग करता हूँ जो कि काफ़ी मंद बुद्धि व्यक्ति होते हैं जिसमें, एंड मैंने अपने लाइफ में शायद ही कभी किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे। इसका रीज़न ये है कि वो जो क्वेश्चन पेपर उस इंटेलिजेंस टेस्ट में पूछा जाता था, वो क्वेश्चन पेपर मेरे दिमाग से बिल्कुल पड़ी था, मैं उस लेवल की सोच ही नहीं पाता था। इस कारण से मेरे जो इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ करती थी वो बिल्कुल उसमें मैं कम मार्क्स लाया करता था।
इसके बाद कवि महोदय बोलते हैं, ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। बेसिकली, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग जितने भी स्लो थिंकर्स हैं, जो हम लोग बहुत धीमी गति से सोच पाते हैं, समय के अनुसार तेज गति से नहीं सोच पाते हैं, तो हम लोग टेरिबली भयानक रूप से हैंडीकैप्ड हैं। किस चीज़ से हैंडीकैप्ड हैं? वही मंद बुद्धि के प्रवृत्ति से। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, अपने जीवन यापन, खुद को सरवाइव करना है, जीवन यापन करना है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है, हम लोगों को समय के अनुसार तेज गति से आगे बढ़ना पड़ेगा। But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind and its use of enjoyment। तो यहाँ बोला जा रहा है कि लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो सिचुएशन आती है कि स्लो लर्नर्स और हाई लर्नर्स का होता है, जो हाई थिंकर्स होते हैं, जो तेज़ गति से सोच पाते हैं, तो उनकी लाइफ और हमारे लाइफ में ये डिफरेंस है कि हम लोग उसे एक एंजॉयमेंट के रूप में लेते हैं, उससे हतोत्साहित नहीं होते हैं। एज एन एग्जाम्पल, अगले पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कवि महोदय बोलते हैं कि एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब भी मैं कोई सिनेमा देखने के लिए जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलिश फॉग। फॉग का मतलब होता है धुआं, ठीक है, या फिर कोई बादल का हिस्सा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खो गया हूँ किसी धुएं में, किसी अंधेरे से चीज़ में। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, 2 से 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो वो 2-3 मिनट, हर एक 2-3 मिनट के बाद अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं फॉर इनलाइटमेंट, कुछ पूछने के लिए। इनलाइटमेंट का मतलब मैंने लिखा है ज्ञानवर्धन, मतलब कुछ पूछना हो अगर किसी से, तो पूछने के लिए। एंड आई विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, तो मैं फुसफुसा के धीरे से अपनी पत्नी से पूछता हूँ कि इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी शॉ एट द बिगनिंग। क्या भी वही लड़के, पर्दे पे देख करके पिक्चर चल रही होती है आगे, उनको समझ नहीं आता है, तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं क्या ये वही लड़की है जो कि पिक्चर स्टार्ट होने के शुरू में ही आई थी। तो फिर उसकी पत्नी क्या जवाब देती है? एंड शी विस्पर बैक, और उसकी पत्नी धीरे से बोलती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। इस फिल्म में जो है 3 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां। कौन कौन? उसको डिस्क्राइब करती है उसकी पत्नी, देखते हैं। बोलती है कि अ टॉल ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब होता है गोरे रंग वाली युवती, है ना, एक लंबी युवती है जो गोरे रंग की है। एंड अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक उससे कम हाइट की लड़की है जो काफ़ी सुंदर है। एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट, भूरे गहरे भूरे रंगों वाली बालों वाली महिला, तो वो मीडियम साइज की है। तो ये 3 लड़की फीमेल है उसमें। तो वो पत्नी जो है अपने पति को, मतलब ऑथर साहब को बता रहे हैं, कॉल देम ABC। तो वो पहचान नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए जो है उसकी पत्नी बोलती है कि आप इसे ABC करके मान लीजिए, सपोज दैट, जैसे हम लोग मैथ्स में मानते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे मान लेना है। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर। और वो हीरो वो हैं जो घर के अंदर जब जैसे ही प्रवेश किए थे और उन्होंने अपनी टोपी उतारी थी, तो वही हीरो है। तो वो पत्नी जो है समझा रही है उसको, सीन क्रिएट करके कि ऐसा ऐसा जो घटना हुआ था, तो वो ये एक्टर थे। आगे देखिए क्या होता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA इन द ऑर्डर। और वो बता रहे हैं कि ये जो हीरो है इस फिल्म का, जो एक्टर है, वो जो है प्रेम करने लगा था। किससे? सबसे पहले B से प्रेम हुआ उसे, फिर C से हुआ, फिर A से हुआ। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और इससे ये प्रूफ होता है कि देयर आर हैव अ माइंड विच had trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well। ठीक है, बोला जा रहा है कि तो इससे ये प्रूफ होता है कि आपके अंदर जो माइंड है, आपके पास जो माइंड है ना, आप उसे हमेशा क्रिएट अगर करते रहेंगे, नई बातें सोचते रहेंगे, तो आपको ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी। आप भी स्लो लर्नर से हाई थिंकर बन सकते हैं। बट माय पॉइंट इज दैट, लेकिन कवि महोदय बोलते हैं लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट ऑफ माय फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा, मेरी तरह जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिनेमा,
to think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action. मेरे अलावा यहाँ जितने भी लोग हैं कैंडिडेट देख रहे हैं पब्लिक, वो सारे फास्ट लर्नर हैं। एक सीन से दूसरा, मूवी में कैसा होता है कि कोई सीन चल रहा है और फौरन 1 सेकंड के अंदर ही दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है। तो वो कवि महोदय कहते हैं कि यहाँ पे मेरे अलावा जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी हाई थिंकर्स हैं, बहुत तेज गति से सोच सकते हैं। इसीलिए सीन तुरंत अगर 1 सेकंड में बदल जाता है मूवी का, तो वो लोग उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि क्या हुआ आगे, लेकिन मैं नहीं समझ पाता। और वो लोग इसीलिए समझ जाते हैं, क्योंकि दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो। क्योंकि वो लोग आज से 30 साल पहले जो लोग हुआ करते थे, 30 साल पहले, उनकी अपेक्षा ये लोग काफ़ी तेज गति से क्या करते हैं, सोचते हैं। पॉसिबली बिकॉज those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all। और कवि महोदय ये भी बोल रहे हैं कि वो लोग इसलिए भी सब कुछ समझते हैं समय के अनुसार, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इस तेज गति की रफ्तार से समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो इस पूरे विश्व में, इस संसार में जो है हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोगों को दूसरा चांस बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है जिसका नाम था द पेस फॉर लिविंग, जिंदगी की तेज रफ्तार, जिसके ऑथर थे आरसी हचिंसन। आई होप आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। आप लोग इस वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है उस वर्ड्स को आप लोग लर्न करें, इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें। वर्ड्स लिखाने के पीछे हमारा ये पर्पस होता है कि आप उस वर्ड्स को अगर जान पाएंगे तो आप चैप्टर के हर एक लाइन को बारीकी से समझ पाएंगे, उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आई होप कि सब कुछ पॉजिटिव है और सब कुछ आप लोगों को समझ में आया। अब फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। मैं बता दूं कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट। हम लोग बहुत जल्द सेकेंड चैप्टर लेकर के आगे आएंगे। थैंक यू।